हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग सैंपलिंग प्रादर्श क्या होती है, क्या होते हैं प्रादर्श के प्रकार, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अभी हमने लास्ट सेशन में हम लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्ति स्टैटिस्टिक्स माध्य माध्यिका एवं बहुलक पर विस्तार से चर्चा किया हुआ है। इसके बाद आज हम लोग प्रादर्श के प्रकार टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पढ़ेंगे, जो कि एमपीपीएससी मेंस का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम लोगों ने लगभग सांख्यिकी वाला जो पोर्शन है कवर करने वाले हैं, खत्म होने वाला है, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं विचरणशीलता की माप को भी खत्म कर दूंगा। तो लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे जैसे कि लाभ हानि, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, इसको भी लेक्चर्स लेकर के और पूरा मैथ कंप्लीट करा देंगे। और आपको आई होप मजा आ रहा है, चुन्नी लाल को भी मजा आ रहा है। पूरे जोश के साथ मैथ को खत्म करिए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ बहुत ईजी है, इसे सरल तरीके से पढ़ाई करिए। आइए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? प्रादर्श सैंपलिंग। ठीक, क्या होता है प्रादर्श, क्या होती है सैंपलिंग? साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर होने वाला है। कोई न्यूमेरिकल, कोई क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी यहाँ से पूछी जाएगी आपको। ठीक है, तो प्रॉपरली नोट्स जरूर बना लेना इस लेक्चर का। तो क्या होता है प्रादर्श? किसी वृहद स्तरीय जनसंख्या में आंकड़ों, गुणवत्ता, आश्वासनों, सर्वेक्षण द्वारा आबादी की विशेषताओं का अनुमान लगाने हेतु प्रयुक्त विधि प्रादर्श कहलाती है। क्या कहलाती है? सर, एक मेथड है, एक विधि है। एक मेथड है, एक विधि है, जिसका यूज हम कर रहे हैं एस्टिमेट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन के। मतलब एक जनसंख्या है, एक आबादी है, उसका विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, उसका एस्टिमेशन किया जा रहा है, उसका अनुमान लगाया जा रहा है, और ये एक मेथड है। किसी मेथड के द्वारा, इस मेथड को क्या कहते हैं? प्रादर्श कहते हैं। और जो एस्टिमेशन, अनुमान लगाया जा रहा है किन आधारों पर? थ्रू दी डेटा, उस पॉपुलेशन की क्वालिटी, एश्योरेंसेस, सर्वे करके पूरे के पूरे लार्ज स्केल पर जो पॉपुलेशन है, इनकी डेटा क्वालिटी एश्योरेंस सर्वे करके हम लोग क्या कर रहे हैं? विशेषताओं का अनुमान लगा रहे हैं। इसी को सैंपलिंग, इसी को प्रादर्श कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया है। ठीक, यहां पर आप देखोगे सैंपल, नमूना या फिर पॉपुलेशन, जो हमारी आबादी है, जनसंख्या है, उनको डिफाइन करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल पहले देखो कि ये पूरा का पूरा एक जनसंख्या, एक पॉपुलेशन हुआ। इसमें से हमने एक पॉपुलेशन की कुछ क्वांटिटी को हमने कट करके अलग कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये बेसिकली हमारा सैंपल कहलाएगा। यही हमारा सैंपल है, यही हमारा सैंपल है। और ये सैंपल इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये सैंपल पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव यूनिट हो गई, एक छोटी इकाई हो गई पूरे पॉपुलेशन की, जो कि उस पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? सैंपल में नमूना जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनसंख्या से चुने गए सदस्यों का एक छोटा समूह होता है। एक छोटा समूह होता है जनसंख्या का। सैंपल इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स सेलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। और जनसंख्या जो है, ये जनसंख्या, ये बड़ा है, सैंपल छोटा है, तो यहां पर बोलोगे जनसंख्या का सबसेट कौन है? सैंपल। सैंपल जो है वो जनसंख्या का सबसेट है। हम लोगों ने सैंपल स्पेस पढ़ा था, याद करो। सैंपल स्पेस में हम लोगों ने उसमें से जो हमारे अनुकूल परिस्थितियां थी, अनुकूल डेटा था, उसमें निकालते थे, वो हमारे इवेंट्स कहलाते थे, है ना, अनुकूल इवेंट्स। तो यहां पर वो सबसेट हुआ करता था पूरे सैंपल स्पेस का। वैसे यहां पर सबसेट है, मतलब छोटा रूप किसका? सैंपल जो है किसका? पॉपुलेशन का। इतना बात आपको ध्यान रखना है। और जनसंख्या क्या हुआ? सर, जनसंख्या समूह
ग्रुप जिसमें से एक नमूना निकाला जा रहा है, जिसमें से हम लोग सैंपल को ड्रॉन कर रहे हैं, ठीक, ये लार्ज स्केल पर होता है। इसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं, इसको हम लोग सैंपल कहते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। इसी में थोड़ा समझिएगा कि हमारे पास एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन है। मान लेते हैं पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है, वो 1000 है, ठीक। अगर हमने इस पूरे के पूरे जनसंख्या को ही ले लिया, अगर हमने इस पूरे के पूरे जनसंख्या को ही ले लिया, होल पॉपुलेशन को हमने ले लिया रिसर्च के लिए, फॉर रिसर्च, यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, रिसर्च हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं का अनुमान लगाने के लिए, ठीक है। तो अगर हमने पूरे की पूरी पॉपुलेशन को ले लिया तो इसको हम लोग सेंसस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंसस बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर हमने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया तो यही हमारा सैंपल कहलाएगा, यही हमारा सैंपल कहलाएगा, नमूना कहलाएगा, जो कि क्या करता है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है पॉपुलेशन का। रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। क्या इतनी बात क्लियर है? इसे नोट कर लोगे? क्या मैंने बोला, अगर हमने पूरी की पूरी जनसंख्या को ही ले लिया रिसर्च के लिए तो होल जनसंख्या, होल पॉपुलेशन सेंसस कहलाएगी। बट अगर हमने इस जनसंख्या का कुछ पार्ट लिया वही हमारा सैंपल कहलाएगा, नमूना कहलाएगा, जो कि रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ पॉपुलेशन है, जो कि पॉपुलेशन को, जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिनिधि करेगा, प्रतिनिधित्व है ये, प्रतिनिधि करेगा, प्रतिनिधि है एक प्रकार से। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रादर्श क्या कहलाता है, फिर उसके बाद सैंपल, पॉपुलेशन, क्रिस्टल क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इसमें जनसंख्या की बात करेंगे, ठीक। जनसंख्या सैंपल की बात करेंगे कि इसमें त्रुटि होने की चांसेस क्या क्या है, ठीक। तो आप बात करते हैं सैंपल एंड एरर्स, सैंपल एंड एरर्स। आप मुझे बात बताओ, ये त्रुटि है, ठीक। अगर हमने सैंपल का साइज बड़ा किया, मतलब पॉपुलेशन में से जो हम सैंपल ले रहे हैं, सैंपल साइज, वही सैंपल साइज कहलाएगा। अगर वो सैंपल साइज बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ, तो मतलब आपके एरर होने की संभावना कम होगी। एरर्स जो आएंगे वो काफी कम आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास डेटा काफी ज्यादा है। आप अगर पूरे की पूरी जनसंख्या, पॉपुलेशन का ही अगर डेटा निकालने लग जाओगे तो समय तो लगेगा पर एक्यूरेसी काफी ज्यादा होगी। तो वैसे ही अब, लेकिन टाइम हमारे पास उतना नहीं है, इसलिए हम लोग सैंपल निकाल रहे हैं। तो सैंपल में भी अगर जनसंख्या ज्यादा हो, सैंपल का साइज बड़ा हो, तो एरर्स, त्रुटि की संभावना कम होगी, त्रुटि की संभावना कम होगी। बट अगर सैंपल साइज क्या हो, सैंपल साइज छोटा हो, तो क्या होगा सर, एरर्स जो आएंगे वो ज्यादा आएंगे। इतनी बात क्लियर है? कैसे? अब एक बात बताओ, आप वोट देने जाते हो, ठीक, वोट देने गए, पूरी की पूरी मतगणना हो गई, अब रिजल्ट का टाइम आता है, तो रिजल्ट से पहले, एक दो दिन पहले न्यूज चैनल्स के द्वारा पहले से एक प्रिडिक्शन किया जाता है कि ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी हार रही है, ये पार्टी की इतने सीट। तो वो करती क्या है, बेसिकली वो ऐसे ही सैंपलिंग करती है। वो क्या करती है, ग्रुप्स, इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स से बात करती है, उनके मन की जो बातें हैं, किनको वोट दिया, क्या मन में चल रहा है, उसका एनालिसिस करती है, रिसर्च करती है, और उसके आधार पर, मतलब वो सैंपल हो गया, उसके आधार पर वो रिजल्ट बताती है कि ये रिजल्ट हो सकता है आने वाली जनगणना में, ठीक। तो वही चीज यहां पर अगर हम बात करें कि अगर वो रिसर्च कर रहे हैं, उनका सैंपल साइज बड़ा होगा तो एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी।
एक्यूरेसी ज्यादा होगी तो एरर कम होगा, और सैंपल साइज छोटा हुआ तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी और एरर्स, त्रुटियां बढ़ जाएंगी। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा, प्रादर्श तो समझ में आ गया, सैंपलिंग और इसके प्रकार। साथियों, इसके प्रकार से कोई भी प्रश्न 3 मार्कर 5 मार्कर में बन सकता है, और ये पूरा का पूरा सैंपलिंग 11 मार्कर में बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, स्नोबॉल क्या कहलाता है, उसके बाद कोटा सीधा सीधा 3 मार्कर में दे सकता है, स्टेरिफाइड स्तरीकृत, संकुल, क्लस्टर, ऐसे शब्द 3 मार्कर में डायरेक्टली आएंगे, डायरेक्टली आएंगे। क्लियर बोल रहा हूं आपको, सीधा सीधा इसको नोट करना है, रट लेना है, समझ लेना है। ठीक, तो आइए बात करते हैं प्रादर्श के प्रकार। प्रादर्श मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रादर्श 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। संभाव्यता प्रादर्श और गैर संभाव्यता प्रादर्श। मतलब ये पूरी की तरह ये क्या होगा, रैंडम होगा, ये रैंडम होगा, ये नॉन रैंडम होगा, नॉन रैंडम होगा। सर रैंडम नॉन रैंडम, साथियों मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है, किसी भी चांसेस जो हमने पढ़े हैं कि मतलब कॉइन को अगर टॉस किया तो 50 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सॉरी हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो 50% है। टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो भी 50% है। अगर कॉइन को दोबारा टॉस करोगे तो भी यही आएगा, तिबारा टॉस करोगे तो भी यही आएगा, 50% हेड आने की और 50% टेल आने की। क्या क्लियर है? यहां पर हमने क्या किया, हमने रैंडमली कॉइन को उछाला। क्या डायरेक्टली चूज कर लिया हेड चाहिए हमको? नहीं। क्या डायरेक्टली हमने चूज कर लिया कि टेल चाहिए? नहीं। यहां पर हमने क्या किया, रैंडमली चूज किया। उसमें हमने कॉइन को टॉस करके, या फिर कार्ड्स हैं हमारे पास 52, उसमें से एक कार्ड पिक कर रहे हैं रैंडमली बिना देखे। तो ये क्या कहलाएगा सर, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग कहलाएगा, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो नॉन रैंडम सैंपलिंग कहलाएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नॉन रैंडम सैंपलिंग कहलाएगा। ये संभाव्यता प्रादर्श है, ये गैर संभाव्यता प्रादर्श है। इसमें अपने अकॉर्डिंग सुविधा अनुसार हम चीजों को पिक कर सकते हैं, रिसर्च के लिए हम उनको ले सकते हैं, बट इसमें अपनी सुविधा अनुसार नहीं लेना है, जो आ गया वही लेना है। प्रोबेबिलिटी चलेगी इधर पे। तो हमने मुख्यतः प्रादर्श को 2 भागों में डिवाइड किया है, एक तो संभाव्यता प्रादर्श और एक गैर संभाव्यता प्रादर्श। संभाव्यता प्रादर्श प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में 4 टाइप आएंगे, उनको याद कर लो। पहला टाइप क्या है, सरल यादृच्छिक सैंपल रैंडम, सिंपल भी आप बोल सकते हो, सिंपल रैंडम। ठीक, रैंडम सैंपल, सैंपल रैंडम, सिंपल रैंडम। क्लियर है? दूसरा है व्यवस्थित सिस्टेमैटिक, तीसरा है स्तरीकृत स्ट्रेटिफाइड, चौथा है संकुल क्लस्टर। ये सब किस में पढ़ेंगे, संभाव्यता प्रादर्श में। अभी एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे, उदाहरण भी समझेंगे। क्लियर है? अगर गैर संभाव्यता प्रादर्श की बात करें तो इसमें कन्वीनियंस, सुविधा अनुसार, सुविधा पहला है, कोटा, निर्णय जजमेंट, स्नोबॉल, इन सभी को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो मुख्यतः प्रादर्श हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रादर्श एक मेथड है। ये सारे के सारे 8 मेथड हो गए। इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बड़े पॉपुलेशन का एनालिसिस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक, कुछ आधारों पर, डेटा के आधार पर। ठीक है, तो यहां पर प्रादर्श के प्रकार में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सरल यादृच्छिक प्रादर्श। उससे पहले आप इसके बारे में डायरेक्टली अगर 5 मार्कर में आता है कि संभाव्यता प्रादर्श को एक्सप्लेन करिए, तो आप इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करोगे, तब इसके टाइप बताओगे। क्या होता है संभाव्यता प्रादर्श? जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के पास चयनित होने का एक ज्ञात और एक समान मौका होता है। जब आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हो तो वहां पर चांसेस सभी के पास होता है, कोई भी पिक हो सकता है, क्योंकि ये रैंडम है। अगर ताश की गड्डी में से कोई आप एक पत्ता खींचना चाहते हो तो कोई भी आ सकता है, आपको थोड़ी पता है कि कौन सा आने वाला है। ठीक, तो इस
इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये संभाव्यता प्रादर्श है। बट गैर संभाव्यता में ऐसा नहीं होता है, उसमें हम अपनी सुविधा अनुसार चूज कर लेते हैं कि अपने को तो किंग ही चाहिए। ठीक, तो जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के पास चयनित होने का एक ज्ञात और एक समान मौका होता है। ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज नोन एंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सिलेक्ट होने का मौका होता है, इक्वल मौका होता है। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे संभाव्यता प्रादर्श। इसको हम बोलेंगे संभाव्यता प्रादर्श। इसमें क्या क्या है? इक्वल चांस है, बराबरी का मौका, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। इसमें पक्षपात नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम सुविधानुसार नहीं चूज कर रहे हैं, रैंडम चीजें हो रही हैं। तो इसमें आप याद रख लेना, ये रैंडम सैंपलिंग है, ये हमारा रैंडम। ठीक, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है, अगले वाले में होता है। ठीक, नो बायसनेस, अधिक विश्वसनीय है, मोर रिलायबल है। नमूना का आकार इसमें बड़ा लेते हैं, सैंपल साइज लार्ज होता है, मात्रात्मक अनुसंधान है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। ये पूरा का पूरा आप 5 मार्कर में लिख सकते हो, नोट कर लो। ये हो गया क्या? संभाव्यता प्रादर्श। अब बात करते हैं गैर संभाव्यता प्रादर्श, उसके बाद इसके टाइप्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो मजा आएगा। ठीक, इसमें सुविधा के आधार पर गैर यादृच्छिक चयन शामिल है। इट इन्वॉल्व्स नॉन रैंडम सिलेक्शन बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस। अपने सुविधा अनुसार, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं? चूज कर रहे हैं, सैंपल को चूज कर रहे हैं। ठीक, कोई समान मौका नहीं है, नो इक्वल चांस, व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है, बायस्ड है, इसमें पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग तो चूज कर रहे हैं कि हमको तो यही चाहिए, अपने को तो किंग चाहिए, अपने को तो क्वीन चाहिए, अपने को तो जैक चाहिए। क्लियर है ना? अब जैसे पॉपुलेशन में भी बात कर रहे हैं, तो अगर वहां पर जैसे कि चुनाव वगैरह जैसे हो रहा है, अगर इसमें पक्षपातपूर्ण अगर काम होगा तो आप बताओ रिजल्ट कैसा होगा? है ना, बायस्ड हो जाएगा। उससे क्या होगा? रिजल्ट जो आने की त्रुटि, रिजल्ट में जो त्रुटि आने की संभावना है वो बढ़ जाएगी, एरर्स बढ़ जाएगा। ठीक, नमूना आकार छोटा होता है, सैंपल साइज छोटा होता है, गुणात्मक अनुसंधान है, ये क्वालिटेटिव है रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया कि क्या होती है प्रादर्श, प्रादर्श के प्रकार। प्रादर्श के प्रकार में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को समझा। ये होते क्या है, ये होते क्या है साथियों? अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स में। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में क्या हो रहा था, बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा था, है ना? उसके इलाज के लिए बहुत बड़े बड़े रिसर्च हो रहे थे। ठीक, बहुत बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं ताकि हम लोग उसके लिए क्या बना सकें? वैक्सीन बना सकें। तो उन वैक्सीन्स को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा था? क्या हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीन जो हमने बनाया वो लगा करके चेक करेंगे? नहीं। हम क्या कर रहे थे? हमने एक पर्टिकुलर सैंपल लिया, मतलब कुछ लोगों को का एक समूह उठाया, किसी में 1000, किसी में 5000, उन 5000, 1000, 2000 लोगों को हमने वो वैक्सीन लगाई और उसके बाद रिसर्च किया कि उसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, उसकी गुणवत्ता में सुधार कैसे किया जा सकता है, उसकी विशेषताओं का क्या कर रहे हैं हम लोग? एक तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। तो वही तो प्रादर्श है। ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि कोरोना में जो हमने ये डोज बना रहे हैं, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। जो हमने कोरोना में हमने सैंपलिंग ली, उसके बाद हमने सारे के सारे दवाइयां बनाई, सारे बूस्टर डोज वगैरह जो भी हम बाद में और लगाना चालू कर दिए, ताकि क्या कर सकें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो इस तरीके की आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। ठीक, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में संभाव्यता प्रादर्श की बात कर रहे हैं। तो हमने 4 तरीके से पढ़ा था, 4 इसमें टाइप पढ़ा था। पहला टाइप पढ़ा था सरल यादृच्छिक, दूसरा है व्यवस्थित, स्त्रीकृत, संकुल। पहले की बात कर रहे हैं सरल यादृच्छिक। सरल यादृच्छिक सैंपल रैंडम की बात करें तो इसी को हम लोग लॉटरी विधि, लॉटरी मेथड भी बोलते हैं, फिश बाउल मेथड, मछली का कटोरा विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि आपके पास एक कटोरा है, एक बाउल है,
उसके अंदर पर्चियां डली हुई हैं। अब चुन्नीलाल को बोलोगे एक पर्ची चूज करो, तो क्या चुन्नीलाल को पता है कि उस पर्ची में क्या लिखा हुआ है? नहीं पता है, रैंडम है। रैंडम है तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर पहला क्या है? सरल यादृच्छिक सैंपल रैंडम, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? लॉटरी मेथड बोलते हैं। लॉटरी लगाना मतलब ये रैंडम है, किसी का भी लग सकता है, किसी का भी लग सकता है। और फिश बॉल मेथड मछली का कटोरा विधि है। एवरीवन हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, सभी के चयन होने की संभावना जो है समान है। उदाहरण के लिए किसी टोकरी में 10 गुब्बारे रखे गए, इसमें कोई भी 2 को चुन लेना, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा सरल यादृच्छिक। इतनी बात क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक व्यवस्थित मेथड की। सिस्टमैटिक व्यवस्थित मेथड की क्या होगा? यह होता है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ मेथड में, निश्चित अंतराल विधि कहते हैं इसको। व्यवस्थित के अंतर्गत किसी एक नियम का पालन कर संपूर्ण संख्या में चुनना। संपूर्ण संख्या जो है उनमें से हमको इस विधि के द्वारा अगर चुनना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक निश्चित अंतराल बना रहे हैं, एक निश्चित अंतराल बना रहे हैं। नहीं समझ में आया? आप समझिए सैंपल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। मान लो आप इसमें कोई एक नंबर चूज किए 3, कोई एक नंबर चूज किए 3, ये सैंपल ले रहे हैं। पहले क्या था? पॉपुलेशन, आगे बढ़ता जा रहा है डैश डैश डैश। अगर हमने 3 चूज किया तो अगला क्या हुआ? अगला 6 होगा, अगला क्या हुआ? 9 हुआ। तो आप मुझे बात बताओ, ये 3 के बाद 6, ये एक फिक्स्ड अंतराल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक निश्चित अंतराल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर आप लिख दोगे ये निश्चित अंतराल में है, ये निश्चित अंतराल में है। ठीक, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, फिर उसके बाद 12 15, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। इसमें हमने जो पहला नंबर चूज किया, ये वाला नंबर रैंडम था, ये वाला नंबर रैंडम था, बट उसके आगे जो है वो मेथड यूज हो गई। निश्चित अंतराल में एक एक नंबर अपने आप चूज हो रहे हैं, इसलिए इसका हमने नाम रखा है व्यवस्थित सिस्टमेटिक, क्योंकि सिस्टमेटिक है। किसी कटोरी में 9 गुब्बारे रखे गए, उनमें से हर दूसरा चुन लेना। अब 9 गुब्बारे हैं, दूसरा चुना, फिर उसके बाद चौथा चुना, फिर छठवां चुना, फिर 8वां चुना। इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इक्वल डिस्टेंस है, यहां पर निश्चित अंतराल है, ये चीज आप बता सकते हो, नोट कर लो। अगली बात करते हैं स्तरीकृत, स्ट्रेटिफाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डायरेक्टली 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको इस तरीके से पढ़ो कि मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने तो आप कर पाओ। यहां पर स्ट्रेटिफाइड में स्ट्रेटा का मतलब होता है, स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप। हमने क्या किया? ग्रुप बनाया। हमने क्या किया? ग्रुप बनाया। मान लेते हैं क्या है, हमारे पास एक बड़ी पॉपुलेशन है, हेट्रोजेनियस है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। ठीक, अब इसमें क्या है? इसमें हर टाइप के लोग हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है हर तरीके के लोग। इसमें मेल भी है, फीमेल भी है, चिल्ड्रन भी है, मेल भी है, फीमेल भी है, चिल्ड्रन भी है। तो इसको सबसे पहले हमने क्या कर दिया? इसको सबसे पहले हमने डिवाइड किया होमोजीनियस में, मतलब जितने भी मेल थे उनको अलग कर लिया, जितने भी फीमेल थे उनको अलग कर लिया, और जितने भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको अलग कर लिया। समझोगे? ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को हमने होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर दिया। होमोजीनियस पॉपुलेशन में मेल 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 का पूरा ग्रुप बना दिया, फीमेल फीमेल का, चिल्ड्रन चिल्ड्रन का। अब क्या करेंगे? इसमें से हमने थोड़े से मेल ले लिए, इसमें से थोड़े से फीमेल ले लिए, इसमें से थोड़े से चिल्ड्रन ले लिया, और इनका एक ग्रुप बना दिया। इसको हमने बोल दिया ये हमारा सैंपल है, ये हमारा सैंपल है। समझोगे? एक बड़ी पॉपुलेशन है जो कि हेट्रोजीनियस है।
हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को हमने होमोजीनियस पॉपुलेशन में अलग अलग कन्वर्ट कर दिया। मेल अलग, फीमेल अलग, चिल्ड्रन अलग। इस मेल में से थोड़े से मेल ले लिए, इस फीमेल में से थोड़े से फीमेल ले लिए, इस चिल्ड्रन में से थोड़े से चिल्ड्रन ले लिए, उनका एक ग्रुप बना दिया। ये हमारा सैंपल बन गया, ये हमारा नमूना बन गया। अब हम इसी का रिसर्च करेंगे और पूरे के पूरे पॉपुलेशन का क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्ञात करेंगे। नोट कर लोगे। ठीक, क्या है यहां पर, कुछ लक्षणों के आधार पर जनसंख्या को समूह में बांटा जा रहा है। कुछ लक्षण कैसे, इस तरीके से आप समझ सकते हो। बांट दिया, उसके बाद प्रत्येक समूह के भीतर एक संभावना प्रादर्श का चयन किया और इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड कर दिया, स्तरीकृत कर दिया, स्तर बना दिया, स्तरीकृत कर दिया। उदाहरण, किसी समूह में 10 लोगों हैं, उनमें से लिंग के आधार पर 5 महिला और पुरुषों को अलग अलग कर दिया और उसका एक अलग ग्रुप बना लिया, लाइक दिस। ठीक, नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है बिल्कुल। अब बात करेंगे संकुल का, क्लस्टर का। संकुल का, क्लस्टर का। क्लस्टर भी एक तरीके से ग्रुप होता है। तो किसी बृहद जनसंख्या में से किसी छोटे भाग को चुनकर उसके सभी गुणों का विश्लेषण, सर्वेक्षण करना ही क्या कहलाता है, संकुल कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है। ठीक, बड़े ग्रुप में से छोटा ग्रुप हमने चूज कर लिया। एग्जाम्पल, भारत के संपूर्ण शहरों में से कोई 4 शहरों को चुनकर उनकी जनसंख्या की सुविधाओं, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि का सर्वेक्षण किया। मान लेते हैं 4 शहर कोई भी ले लो, बड़े बड़े। हम तो सबसे पहले इंदौर ले लेते हैं, ठीक, उसके बाद दिल्ली लेंगे, फिर मुंबई लेंगे, ठीक, फिर भोपाल ले लो। ठीक, अब ये हमने 4 शहर चूज कर लिए और देश में कितने शहर हैं, कितनी सिटीज हैं, बहुत सारी। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारी सिटी है, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो बहुत सारे ग्रुप्स का हमने एक कंबाइन फॉर्म किया कि क्लस्टर कहलाएगा, संकुल कहलाएगा। तो उनमें से हमने छोटा छोटा ग्रुप अलग कर लिया। तो हमने 4 ग्रुप ले लिए, एक तो इंदौर, दिल्ली, मुंबई, भोपाल। अब इनकी सुविधाओं का जो बात करेंगे, शिक्षा, सुविधाएं, परिवहन, स्वास्थ्य आदि का सर्वेक्षण करेंगे, अनुमान लगाएंगे। तो हम इस तरीके की विधि को हम लोग बोलेंगे कि संकुल विधि है, क्लस्टर मेथड है। ठीक, टू एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। किसी बड़े जनसंख्या का, पॉपुलेशन का हम गुणों में जो अनुमान लगा रहे हैं, तो उसी को हम बोलेंगे संकुल क्लस्टर। नोट कर लोगे। अब ये 4 हमारे हो गए प्रोबेबिलिटी वाले। अब नॉन प्रोबेबिलिटी वाले, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, गैर संभाविता प्रादर्श को भी समझेंगे। क्या होती है गैर प्रादर्श? गैर संभाविता प्रादर्श मैंने बोला था नॉन रैंडम होती है, नॉन रैंडम होती है, नॉन रैंडम प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? तो इसके अंदर जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सुविधा कन्वीनियंस। सुविधा कन्वीनियंस, इसमें बिना आरक्षित में से अपनी पसंद का कोई भी चुन लेना सुविधा गैर संभाविता प्रादर्श कहलाता है। अपनी सुविधा अनुसार। मान लेते हैं एक रिसर्चर है, वो किसी सिटी में जाता है या किसी गांव में जाता है, उसको पूरे के पूरे गांव का सैंपल लेना था। तो उसने क्या किया, बस स्टॉप पे उतरा या रेलवे स्टेशन पे उतरा, वहीं पर 2-4 आसपास के घरों में बात की, उसका सैंपल उठा के ले गया। ये अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल ले गया। वो उस गांव के लास्ट घर तक नहीं गया, अलग अलग घरों में बात नहीं की, अपनी सुविधा अनुसार वो काम कर लिया। उदाहरण में और देखोगे, एक टोकरी में 10 गुब्बारे हैं जिसमें 2 लाल आरक्षित हैं, तो शेष 8 में से हरा चुन लेना। अब 2 आरक्षित हैं, बाकी शेष बचे हरे कलर के, उन हरे में से कोई भी आप चूज कर लिए, आपका जो मन किया आपने कर लिया, वही क्या कहलाएगा, कन्वीनियंस सुविधा मेथड। ठीक, अगला देखो, कोटा। अब जब हम सैंपलिंग कर रहे हैं, प्रादर्श बना रहे हैं, तो उसमें हमने कोटा डिसाइड कर दिया। क्या?
मतलब हमने एक लिमिट बांध दी, एक लिमिट खुद बना दी। कोटा बनाना मतलब लिमिट तय कर देना, लिमिट तय कर देना। लिमिट तय हो गई कि आपको 40 साल से ऊपर, जैसे एक लिमिट की बात कर रहा हूं, एक लिमिट एग्जांपल बता रहा हूं कि आपको 40 साल से ऊपर का डेटा चाहिए। जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें आप जो सैंपल बनाओगे वो 40 ईयर से ज्यादा का बनाओगे, मोर। या फिर आपने जो सैंपल बनाया वो बच्चों के लिए बनाया, मतलब लेस देन 14 ईयर, लेस देन 14 ईयर। अब ये आपने क्या कर दिया, ये तय कर दिया कि हमारा जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें भी 14 साल से कम 14 साल से कम जो जनसंख्या है, बच्चे हैं, उनका सैंपल लेना है। यहां पर 40 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनमें से सैंपल लेना है। मतलब हमने पहली बात तो कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन में एक हमने लिमिट तय कर दी, और उस लिमिट के अंदर हम लोग कोई ग्रुप चुन रहे हैं, उसी को सैंपल बोलेंगे। और इस तरीके की सैंपलिंग को हम बोलेंगे कोटा सैंपलिंग, ठीक, जो कि नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग है, गैर संभाव्यता प्रादर्श के अंतर्गत आता है। तो आप यह बता सकते हो क्या, जनसंख्या के बृहद वर्ग में से किसी विशेष समुदाय या समूह को आरक्षित कर देना, आरक्षित कर दिया, वही कोटा कहलाता है। अब आपने कोटा वर्ड जो है और कॉलेज वगैरह में पढ़ा, सुना होगा, स्कूलों में सुना होगा कि कोटा मैनेजमेंट होता है। तो कोटा मैनेजमेंट के 10% सीट आरक्षित हैं, फिक्स्ड हैं, उसमें आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे तो आपका एडमिशन होगा। उसके लिए कुछ ना कुछ करेक्ट ये बता दिया जाता है, लिमिट बता दिया जाता है कि मेरा कोटा सीट में हुआ है, ऐसा करके आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। तो वो यही है बेसिकली, ठीक। तो एक टोकरी में 10 गुब्बारे हैं, जिनमें से 2 लाल गुब्बारों को आरक्षित कर दिया, जिन पर अन्य का अधिकार नहीं हो सकता। कोटा का एग्जाम्पल हो गया। जो मैं आपको बोल रहा हूं उसे भी आप लिख सकते हो। अगला बात करते हैं निर्णय जजमेंट की। निर्णय जजमेंट, अपने पूर्व अनुभव के आधार पर किसी चीज का निर्धारण करना और उसके बाद निर्णय ले लेना ही क्या कहलाता है, जजमेंट कहलाता है, निर्णय कहलाता है, ठीक। मतलब अपना हमको खुद पता है, हमने निर्णय ऑलरेडी ले रखा है, क्यों, अपने जजमेंट के थ्रू हमको उस पूरे के पूरे सैंपलिंग, पूरे के पूरे पॉपुलेशन का नॉलेज ऑलरेडी है। तो हमने क्या किया, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, अपना जजमेंट लगाया, अपना निर्णय खुद ले लिया। क्लियर। कश्मीर के किसी गांव में ताजे फल खरीदना। अब जैसे कश्मीर जा करके हम ताजे फल खरीद रहे हैं, बाजार के जो फल हैं उसको नहीं खरीद रहे हैं। क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अनुभव है, जो हमारा जजमेंट है, वो ये बोलता है कि जो ये फल हैं बाजार में वो कुछ ना कुछ दवाइयों के द्वारा पकाए गए होंगे, उसमें कुछ ना कुछ दवाइयां यूज होंगी जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हमारा दिमाग क्या बोला कि अपन तो जाएंगे सीधा कश्मीर, उसके गांव में से सेब खरीद के लाएंगे। बिल्कुल समझ गए। तो ये हो गया हमारा क्या, निर्णय जजमेंट। अगला बात क्या करते हैं, स्नोबॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है स्नोबॉल, ठीक। स्नोबॉल पहले वर्ड क्या होता है, बर्फ, है ना। वहां पर हम गए बर्फीले क्षेत्र में, हमने एक बर्फ का क्या किया, उठाया, उसका एक गोला बनाया, और वो गोला क्या कहलाएगा, स्नोबॉल कहलाएगा। अब जैसे उस स्नोबॉल को हमने जो गोला बनाया, अगर उसको हम लोग फेंकते हैं तो वो जो जहां पर गिरेगा आसपास के बर्फ को भी अपनी ओर आकर्षित कर करके और बड़ा गोला बना लेता है, वो उसमें खासियत होती है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम स्नोबॉल नाम इसलिए दिए हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ेंगे सैंपल के लिए, एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ रहे हैं, एक व्यक्ति को पकड़े, एग्जाम्पल है नशेड़ी। नशेड़ी, नशेड़ी जो नशा करते हैं। अब उन नशेड़ियों में से एक व्यक्ति को हमको उनका सैंपल लेना है, जितने नशेड़ी हैं उनके लिए कुछ रिसर्च करना है। तो उसमें से हमने क्या किया, सारे नशेड़ियों को तो पकड़ नहीं पाएंगे, अगर 1 या 2 व्यक्ति मिल गए तो ये क्या करेगा, ये उन सभी नशेड़ियों तक पहुंचाएगा, ये इसके ग्रुप के जितने भी नशेड़ी होंगे। तो आप समझो क्या हुआ कि हमने एक व्यक्ति को पकड़ा, वो और व्यक्तियों तक हमारी पहुंच बना दिया। इस टाइप के ब्रादर्स को बोलेंगे स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल ब्रादर्स। क्लियर है। एग्जाम्पल, भारत में 138 करोड़ जनसंख्या में से किसी व्यक्ति का दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी हो गई, एक बहुत बड़ी बीमारी जो कि दुर्लभ है, सबको नहीं होती है,
इक्का दुक्का को होती है, उस पर सर्वेक्षण, परीक्षण व अध्ययन करना भी स्नोबॉल का एग्जाम्पल है। ठीक, किसी जनसंख्या के वृहद स्तर में से किसी दुर्लभ व्यक्ति या वर्ग का चुनाव करना, ये हमने चुनाव किया और ये बाकियों तक हमको पहुंचा देगा। इतनी बात क्लियर है ना? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, प्रादर्श हमने पढ़ा, मैं समराइज कर रहा हूं बहुत कम शब्दों में, जल्दी जल्दी देखेंगे। हमने प्रादर्श पढ़ा। प्रादर्श एक मेथड है, विधि है, जो कि विशेषताओं का अनुमान लगा रहा है, एस्टिमेट कर रहा है, विशेषताओं का आंकड़ों के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर, आश्वासनों और सर्वेक्षणों के द्वारा उस पूरे के पूरे पॉपुलेशन का विशेषताओं का अनुमान लगा रहा है। इस मेथड को हम लोग सैंपलिंग प्रादर्श कहते हैं। प्रादर्श जो है वो दो तरीके का हो सकता है, संभाव्यता प्रादर्श, गैर संभाव्यता प्रादर्श, जो कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमने सरल यादृच्छिक सैंपल रैंडम पढ़ा, व्यवस्थित सिस्टमेटिक पढ़ा, स्थिरीकृत पढ़ा, संकुल क्लस्टर पढ़ा, और इधर गैर संभाव्यता में हमने सुविधा कन्वीनियंस पढ़ा, कोटा पढ़ा, निर्णय जजमेंट पढ़ा, स्नोबॉल पढ़ा। अब एक एक करके हमने देखा था। पहले तो संभाव्यता प्रादर्श होता क्या है? संभाव्यता मतलब जिसमें संभावना है आने की, चांसेस हैं, वो प्रोबेबिलिटी है, मतलब बराबरी का मौका है सबके पास, इक्वल चांस है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, पक्षपात इसमें नहीं है, अगले वाले में पक्षपात है, ये अधिक विश्वसनीय है, नमूने का आकार बड़ा होता है, मात्रात्मक होता है, और ये वाला गुणात्मक होता है, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी गुणात्मक है, नमूने का आकार छोटा है, पक्षपातपूर्ण है, व्यक्तिपरक है, इसमें समान मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ये कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये चुनाव करते हैं, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार। उसके बाद हमने प्रादर्श के प्रकार में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को 4 भागों में जो डिवाइड किया था, उसमें पहला सरल यादृच्छिक सैंपल रैंडम, जिसको लॉटरी मेथड कहते हैं, मछली का कटोरा, फिश बॉल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि आपके बॉल दिया हुआ है, उसमें से एक पर्ची जो चूज करते हैं, उसी को मेथड को हम लोग फिश बॉल मेथड कहते हैं। एवरीवन हैज इक्वल चांस फॉर सिलेक्शन, सभी के चयन की संभावना जो है समान है। ठीक, एग्जाम्पल ये वाला आपने देखा था। उसके बाद व्यवस्थित सिस्टमेटिक हमने किया कि हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें से एक नंबर को हमने रैंडमली चूज किया था। उसके बाद निश्चित अंतराल में नंबर अपने आप पिक होते रहेंगे। हमने 3 को चूज किया, 6, 9, 12, 15 अपने आप चूज होंगे। अगर आप 2 को पिक करते हो तो 2 के बाद 4, फिर 6, 8, 10, 12, ये सब फिक्स अपने आप रैंडम। क्या होगा, हमने एक को रैंडम चूज कर लिया, बाकी अपने आप क्या होते जाएंगे, फिक्स अंतराल में वो आते रहेंगे। उसके बाद अगर देखा स्थिरीकृत स्ट्रेटिफाइड, हमने हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 3 भागों में, होमोजीनियस कर दिया। यहां पर मेल को अलग, फीमेल को अलग, चिल्ड्रन को अलग, उनमें से हमने थोड़ा थोड़ा सैंपल लिया और उन सैंपल को एक साथ हमने क्या बोल दिया कि इस सैंपल को हमने बोल दिया स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कर दिया हमने। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, संकुल क्लस्टर, हमने क्या किया, किसी बृहद जनसंख्या में किसी छोटे भाग को चुनकर, बृहद जनसंख्या में से छोटे भाग को चुनकर उसके गुणों विश्लेषण सर्वेक्षण करना चालू कर दिया। ठीक, क्लस्टर मतलब कई छोटे छोटे ग्रुप्स, जैसे कि इंदौर, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इनका हमने सर्वेक्षण किया, सुविधाओं, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि का सर्वेक्षण करके, और हमने क्या कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने की कोशिश की। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, जो पहला है कन्वीनियंस है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, सैंपल बना रहे हैं। नंबर सेकंड में कोटा, हमने कुछ लिमिट तय कर दी, उस लिमिट के बाद हम उसमें से सैंपल को तय करेंगे। उसके बाद निर्णय, हम अपने पूर्व अनुमान, जो हमारा खुद का जजमेंट है, उससे एक निर्णय लेते हैं, तो हमारा कहलाएगा निर्णय जजमेंट। अगर हम लोग स्नोबॉल की बात करते हैं तो ये नशेड़ी वाला एग्जांपल दिया था, एक नशेड़ी पकड़ो, बाकी का पूरा ग्रुप आपके अंडर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा प्रादर्श एवं प्रादर्श के प्रकार समझ लिए हैं। आई होप पूरा का पूरा लेक्चर आपको क्लियर है, और क्लियर है तो नीचे लिख दो, हाँ सर क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ठीक, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बाकी के सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो आप जबरदस्त पढ़ाई करिए, खुश रहिए, ठीक है, खूब पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।